बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अहां जो आवाज़ सां गॾु आवां आहियां शाहिदा पहुर। नाज़रीन, सेहतमंद मुआशरे जी तरक्कीअ में रांदियुनि ऐं एक्स्ट्रा कोकरिकुलम एक्टिविटीज़ जो हिकु अहम किरदारु हुजे थो, पर बदकिस्मती सां सिंध में इन तरफ़ को ध्यानु एॾो नथो ॾिनो वञे। इन सॼे मौज़ूअ ते ॻाल्हाइण लाइ अॼु असां सां गॾु स्टूडियोज़ में मौजूद आहिनि रांदियुनि जा सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली शाह साहब। मोहम्मद अली शाह साहब, प्रोग्राम का आपको वेलकम कहते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से, चूंकि हम स्पोर्ट्स के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आप खेल के मैदान में सिंध को कहाँ देखते हैं? सिंध में अगर आप देखें और खासतौर से अंदरून सिंध में तो बहुत टैलेंट है। बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर्स हैं, और चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो या फुटबॉल हो या टेबल टेनिस हो, हर कोई भी इंडोर आउटडोर गेम हो, लेकिन सिंध के खिलाड़ी किसी से कम नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम ये रही है पिछले जब से पाकिस्तान बना है 60 साल में, ये प्रॉब्लम रही है कि इन खिलाड़ियों की सही हिम्मत अफजाई नहीं हुई, इनकी हौसला अफजाई नहीं हुई, और इससे नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे जावेद मियादाद और जहीर अब्बास और इमरान खान जैसे प्लेयर्स हमने ज़ाय कर दिए, इसलिए कि उनको मौका ही नहीं मिला अपने जौहर दिखाने का। और यही वजह है कि आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर आज तक पाकिस्तान बने हुए 62-63 साल हो गए, आज तक आप देखेंगे कराची के अलावा कोई किसी भी और जगह से एक प्लेयर भी पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच क्रिकेट का नहीं खेला। हैदराबाद के कुछ प्लेयर्स वनडे वगैरह खेले हैं, लेकिन टेस्ट मैच किसी ने आज तक नहीं खेला। ये बड़े अफसोस की बात है, और इतना टैलेंट होने के बावजूद भी। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि सिंध के पर कुछ काम करें क्रिकेट के लिए। मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारा तो काम नहीं है, हमारी मिनिस्ट्री का काम नहीं है क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट हमारे अंडर में एक्चुअली आता नहीं है, बाकी सारे स्पोर्ट्स आते हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले 3-4 साल से मैं ऑल सिंध T20 इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट करा रहा हूँ, जहाँ मैं खुद भी जाता हूँ। दादू, उमरकोट, बदीन, ये सारी छोटी छोटी जगहों पर जाते हैं, और वहाँ पर हम ये T20 इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कराते हैं, जिसमें सिंध की तमाम 23 डिस्ट्रिक्ट की टीमें खेलती हैं। तो इस तरह से क्रिकेट काफी बड़ी है सिंध में पिछले 3-4 साल में, और क्रिकेट के ये मैचेस कराने से ये फायदा हुआ है कि बहुत से बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकले हैं सिंध से बाहर। तो मुझे उम्मीद है कि जरूर आज नहीं तो कल ये प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी। जैसे शाह साहब, आपने बात की टैलेंट की कि अंदरूनी सिंध में काफी टैलेंट है, तो क्रिकेट की जैसे हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सिंधी प्लेयर नजर नहीं आता, उसका रीजन क्या आप समझते हैं, क्या हो सकता है? सिंधी प्लेयर आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन वनडे इंटरनेशनल तक आए या T20 में भी नहीं आए, वनडे ही खेले हैं वो 2-4 प्लेयर्स हैं। लेकिन और पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने दौरे किए हैं, शाहिद कमरानी वगैरह जैसे हमारे हैदराबाद के और प्लेयर्स हैं। लेकिन टेस्ट में असल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट होती है, वो अभी तक हमारे सिंध का प्लेयर नहीं खेला है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अंदरूनी सिंध से एक लड़का तो टेस्ट क्रिकेट खेले। मतलब वहाँ तक पहुँचाया नहीं जाता है, मतलब क्या हर्डल्स बीच में? हर्डल्स ये होते हैं कि ये बेचारे छोटे छोटे गाँव गोट में रहते हैं, ये खेलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने गाँव के लिए खेलते हैं, अपने विलेज के लिए खेलते हैं, तो किसी की उन पर नजर नहीं पड़ती। और इन प्लेयर्स के अंदर इतना ना इनके पास पैसा होता है, बेचारे गरीब भी होते हैं, कि ये हैदराबाद आए या कराची आए, उधर रहें, फिर वहाँ हैदराबाद या कराची की तरफ से खेलें, तो रहना खाना पीना कैसे करेंगे? तो बेचारी अपने गांव में अच्छी क्रिकेट खेलती है और वही खत्म हो जाती है। नहीं, लेकिन शाह साहब, अंडर 19 में जो खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं, जो टैलेंट है हमारा सिंध का, उसमें भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास मौजूद, लेकिन उनको भी आगे जाने की कोई उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये प्लेयर अपने अपने एरियाज में खेलते हैं, लेकिन ये सेलेक्टर्स की नजर में नहीं आ पाते। और अंडर 19 का तो हाल ये है कि जो प्लेयर्स अंडर 19 में अच्छी परफॉर्मेंस भी करते हैं, अगर आप पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड देखें तो अंडर 19 क्रिकेट से बहुत कम प्लेयर्स हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान टीम में आते हैं। ज्यादातर प्लेयर्स तो इधर उधर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी या डोमेस्टिक दूसरी जो क्रिकेट है उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आते हैं। लेकिन एक ये भी सोच है कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स के माइंड में कि जी हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा, या कहने के हर्डल्स हैं हमारे सामने, तो वो हर्डल्स कैसे हटाए जा सकते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर चैनल की तरफ जा सकें? देखिए, वो हर्डल इस तरह से हटाए जा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इन छोटी छोटी जगहों में जाके, और जो दूसरे शहर है जैसे मीरपुर खास है, सक्कर है, लाड़काना है, जैकबाबाद है, उधर जाकर कैंप लगाएं, और वहां पर से अच्छे प्लेयर्स जो नजर आए उनको, और 2-3 दिन का कैंप लगाएं, ज्यादा की जरूरत नहीं है, जो और ट्रायल्स में जो अच्छे प्लेयर नजर आए उनको सेलेक्ट करें, फिर उनको हैदराबाद में लेकर आए और वहां पर उनके मैचेस कराएं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है उनको पाकिस्तान टीम में लें।
ये सारी बात सोच की है, और अगर सही सोच रखी जाए तो आई थिंक कि सिंध से तो इतने प्लेयर निकल सकते हैं कि पूरे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 11 की 11 प्लेयर पूरी पाकिस्तान टीम सिंध से निकाल के दे सकता हूँ मैं, इतना टैलेंट है यहाँ पर। लेकिन अगर आप करंट पाकिस्तान टीम को देखें तो उसमें कराची के एक की असद शफीक प्लेयर है अगर देखा जाए, या यूनुस खान, बाकी तो कोई टीम का प्लेयर ही पाकिस्तान टीम में नहीं। शाहिद आफरीदी है, उनका भी है तो कराची के, कोहाट की पैदाइश है। अपने यूनुस खान रहते तो कराची में, लेकिन इनका भी डोमिसाइल मर्दान का है। तो कराची का तो एक ही प्लेयर अगर देखा जाए असद शफीक। हैदराबाद का कोई प्लेयर नहीं है, पूरे सिंध का कोई प्लेयर नहीं है। जबकि मैं आपको अभी बताता हूँ कि अगर सही तरह से सिलेक्शन किया जाए और उन मजलूम ही कहूंगा, उन मजलूम खिलाड़ियों पर नजर रखी जाए, उनके ट्रायल लिए जाए, तो पाकिस्तान टीम में 5-6 लड़के तो कम से कम सिंध से आ सकते हैं। अच्छा, राइट, हम थोड़ी सी बजट के ऊपर बात करेंगे कि इस वक्त शाह साहब के खेल के लिए जो रखा जाने वाला बजट है, क्या वो काफी है? देखिए, सिंध का जितना मजमूई बजट है, तो बड़े अफसोस की बात है कहते हुए कि स्पोर्ट्स का बजट उसका 0.2% है, यानी कि सिर्फ 0.2%, जो कि कुछ भी नहीं है। और इस दफा जो नया बजट आया है तो इसमें बजाय पैसे बढ़ाने के उन्होंने उसको कम करके हमारे और 2 मिलियन और कम भी कर दिए। अब पैसे पहले ही बहुत कम थे जिससे कि हम मुख्तलिफ इवेंट्स कराएं, क्योंकि हम तकरीबन 40 मुख्तलिफ इवेंट कराते हैं। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, गदा गाड़ी रेस, ट्रेडिशनल गेम, मलाखड़ा, कोडी, हम तो बहुत सारे गेम्स कराते हैं, पूरे सिंध में कराता रहा हूं मैं। लेकिन हमारा तो बजट बढ़ना चाहिए था, लेकिन कम कर दिया गया। अब आर्ट्स काउंसिल है कराची में, उसको ये 50 लाख रुपए हर साल देते हैं बजट में, और इस दफा उन्होंने आर्ट्स काउंसिल को बढ़ाकर 1,70,00,000 रुपए कर दिए। यानी कि आर्ट्स काउंसिल का जो बजट है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बजट से ज्यादा है। अब ये तो कहाँ का इंसाफ है? आप देखें ना कि आर्ट्स काउंसिल ज्यादा काम कर रही है, पूरे सिंध का स्पोर्ट्स। आर्ट्स काउंसिल तो सिर्फ कराची में काम करती है, जो करती है वो आपके सामने है। अच्छा मोहम्मद शाह साहब, ट्रेडिशनल प्लेस के बारे में आपने बात की, उसी हवाले से इस वक्त हनवर लाइन के नाज़रीन मौजूद है मल पहलवान भली दिनों भमरोसा प्रोग्राम में के भलीकार था जो भले दिनों साहब अवां पाण मल पहलवान आयो, अवां ॿुधायो त अवां कहिड़ियूं मुश्किलातूं ॾिसंदा आहियो जॾहिं तव्हां पंहिंजी रांदि खेॾंदा आहियो, हिनखे मतिलबु रिप्रेज़ेंट कंदा आहियो अॻियां? मेहरबानी, मतिलबु सकाफ़ती क़ौमी रांदि आहे, मुहज़िब रांदि आहे। मतिलबु ग़रीब तबिको विढ़े थो, को बि अमीर तबिको नथो थो विढ़े। ॿिनि रांदियुनि का बि सहूलियत मतिलबु को बि मतिलबु बीमार थी पवे थो या को वो भॼी पए थो त वरी माली का मदद नथी कजे। मतिलबु वीचारा सिरंदा चलनि था, ऐं उन्हनि जे औलाद खे का बि तइलीम जी मुफ़्त तइलीम का बि कान्हे, का बि नौकिरी वग़ैरह ॿिनि रांदियुनि का बि कान्हे। बेरोज़गार आहिनि वीचारा, तड़पंदा था वतन। ऐं असांजो साफ़ कुझु न सेक्रेटरी गुलाम फौज कोई जेको पहलवान हो हुनखे मरा खे शहीद कयो वियो, हुनजे कातिलनि खे का बि पकड़ कोन थी आहे। अच्छा, हिन वक्त भले दिनों साहब मूंसां गॾु अॼु असां स्टूडियोज़ में मौजूद आहिनि रांदियुनि जा सूबाई वज़ीर आहिनि मोहम्मद अली शाह साहब। अगरि तव्हां उनखां कोई सवाल कंदो या पंहिंजो जेको प्रॉब्लम आहे उन्हनि सां शेयर करणु चाहियो त? जी बाबा जी, हा, इहो असांजी सकाफ़ती रांदि आहे बाबा, क़ौमी रांदि आहे। मतिलबु तमामु ग़रीब तबिको मतिलबु को बि अमीर तबिको नथो वठे, उनजी का बि माली सहायता कान थी थिए, न उनखे को पघार थो मिले, न को उनजे औलाद खे को तइलीम जी का सहूलियत मिले थी। बेरोज़गार आहिनि, तमामु बुरी हालत आहे तमामु। जी हाँ जी, मेहरबानी। मोहम्मद शाह साहब हमारे पास लाइन पर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जब कोई भी पहलवान जब बीमार पड़ता है तो कोई तीमारदारी के हवाले से या उसको कोई हेल्प आउट नहीं किया जाता, या उनकी औलाद के लिए कोई ऐसा कोई बेनिफिशियल नहीं है कि वो चीज सामने आ सके। और इसके अलावा जो उनका कहना था कि ये ट्रेडिशनल प्लेज है हमारे जिनको इतना आगे नहीं मतलब लाया जा रहा, इस पर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन वठो था शॉर्ट ब्रेक, असल से गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, पानी गुफ्तगू के सिलसिले के वधाइंदा से मोहम्मद अली शाह साहब सागर स्टूडियोज में मौजूद हैं। शाह साहब, सिंध का कौमी खेल मलाखड़ा है, मगर देखा ये गया है कि स्पोर्ट्स में सबसे कम अहमियत मलाखड़ा को दी जाती है, जो कि अभी पहलवान साहब ने भी यही बात करी कि उनको इतना फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो थोड़ा सा जी मैं करेक्शन कर दूं कि सिंध का कौमी खेल मलाखड़ा जरूर है, और ये बात बिल्कुल सही है कि इसको अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन अब दी जाती है। जब से मैं आया हूँ पिछले 4 साल में इतने ज्यादा मलाखड़ा, मल, कोडी और कबड्डी और सारे खेल मैंने कराए हैं सिंध की 23 डिस्ट्रिक्ट में। कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है जहां आप जाकर पूछें कि वहां मलाखड़ा एक दफा नहीं बार बार ना हुआ हो।
बहुत दफा, चाहे वो हाला हो, चाहे वो उमरकोट हो, चाहे कोई छोटी छोटी जगहों में जा जाकर हमने और हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर ने जा जाकर कराए हैं। न सिर्फ के गेम कराए बल्कि जो उसमें पहलवान हमारी शिरकत करते हैं, हिस्सा लेते हैं, किसी को 5,000, किसी को 3,000, किसी को 2,000 कैश देते हैं, ज्यादातर को 5-5 हजार देते हैं। आप जाकर तो पता करें, जितने मलाखड़ा मैंने कराए हैं पिछले 60 साल में पाकिस्तान में नहीं हुआ। अच्छा, ये जो पहलवान है जो मलाखड़ा गेम खेलते हैं, तो आप क्या समझते हैं उनके लिए स्पेसिफिक वजीफा मुकर्रर किया गया या उनको मतलब गेम खेलने के बाद उनको रकम दी जाती है? देखिए, कुछ तो हमारे पास एज ए कोच काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर वो मलाखड़ा के कोच है हमारे, तो उनको तो हम माहाना वजीफा देते हैं। और इसके अलावा जब कोई इवेंट कराते हैं, और हमारे मलाखड़ा का इवेंट होता ही रहता है, आज दादू में है तो कल मीरपुर खास में है तो फिर सक्कर में, कहीं ना कहीं मलाखड़ा चल रहा होता है। अभी हम और आप बैठ के इधर बात कर रहे हैं, इस वक्त भी सिंध में कहीं ना कहीं मलाखड़ा का इवेंट हमारा चल रहा होगा। तो इतने ज्यादा इवेंट कराते हैं, तो जब इवेंट कराते हैं उसमें जितने पहलवान भी हमारी शिरकत करते हैं सबको दर्जा बदर्जा 2,000 से लेकर 3,000, 4,000, 5,000 हम कैश अवार्ड देते रहते हैं। तो मलाखड़ा पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अभी दी जाती है बहुत ज्यादा। अच्छा, आपके महकमे में कितने मलाखड़े जो पहलवान है, मलाखड़े के लिए खेलने वाले जो पहलवान है वो रजिस्टर्ड है आपके पास? जी हाँ, एज ए कोच हमारे पास हैं कुछ, तो उनको हम माहाना सैलरी या वजीफा जो भी कह रहे हैं, कोच को जो हम देते हैं वो हम देते रहते हैं। और कुछ उनमें से जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर कोई दूसरे हम ले लेते हैं, क्योंकि 60 साल की उम्र पहुंचने के बाद फिर रखना तो सही नहीं होता। तो इस तरह तो मलाखड़े के बहुत इवेंट हमने कराए और हम करा रहे हैं। और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद कायम अली शाह साहब ने खुसूसी बजट भी मुझे दिया अलग से मलाखड़ा कराने के लिए, तो वो हम ट्रेडिशनल गेम में इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेडिशनल गेम में सिर्फ मलाखड़ा नहीं आता बल्कि और हैं, कोडी कोडी है, कबड्डी है, टग ऑफ वॉर है, और इसके अलावा गधा गाड़ी रेस है और बैलगाड़ी रेस है, ये सब हम कराते हैं। गधा गाड़ी रेस हमने तकरीबन हर जगह कराई है। जी, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अगर अपने स्टडीज के हिसाब से मैं एक क्वेश्चन करूंगी आपसे कि पहले तालीमी इदारों में बाकायदा एक पीटी सेशन होता था, लेकिन आजकल वो अनफॉर्चुनेटली हमें नजर नहीं आता, ऐसा क्यों? एक तो बात यह है कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल वगैरह खोल देते हैं किसी भी बिल्डिंग में, कहीं भी उनके पास स्पोर्ट्स ग्राउंड ही नहीं होता, पीटी करने के लिए जगह ही नहीं होती। अब अगर किसी मकान में या बंगले में स्कूल चल रहा है तो वो तो पीटी करा नहीं सकते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पहले जो टीचर्स वगैरह होते थे वो सही स्पोर्ट्स टीचर होते थे, उसको कहते थे फिजिकल एजुकेशन का टीचर, पीई, तो वो टीचर अब भी होते हैं, लेकिन न जाने वो करते क्या है। इसलिए कि पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो स्पोर्ट्स टीचर जो होता था वो हमें गेम्स भी खिलाता था, कभी वॉलीबॉल खिला रहा है तो कभी हमें टेबल टेनिस खिला रहा है, वही टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, और कभी क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल खिला रहा है। लेकिन आजकल तो ना फिजिकल एजुकेशन की अलग से क्लासेस होती हैं। पहले एक पीरियड होता था, पूरा 1 घंटा आपकी, अगर आपकी 6 पीरियड है सुबह से शाम तक, दोपहर तक या जो भी स्कूल का टाइम है, तो 1 पीरियड फिजिकल एजुकेशन के लिए मुखर्रर किया जाता था, लेकिन अब वो पीरियड भी नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है, जबकि फिजिकल एजुकेशन का टीचर अभी हर स्कूल में मौजूद है। तो अब पता करना चाहिए कि ये करते क्या है। और इस सिलसिले में मैंने पीर मजहरुल हक साहब से बात की थी, उन्होंने भी वायदा किया था कि वो मालूम करेंगे जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है कि फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज स्कूल में बढ़ाई जाए। राइट, अच्छा, मोहम्मद शाह साहब, नाज़रीन हिन वक्त असां सां गॾु लाइन ते मौजूद आहिनि शूटिंग वॉलीबॉल जा नेशनल प्लेयर शाकिर बुलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम शाकिर बुलोच साहब, अव्हां ॿुधायो कि जॾहिं अव्हां पाण नेशनल वॉलीबॉल जा नेशनल प्लेयर आहियो त मां छा थो सघां त अव्हां कहिड़ा प्रॉब्लम्स ॾिठा आहिनि? मैं शाह साहब का एक सवाल करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। मैं नेशनल प्लेयर शाकिर हुसैन बलवाड़ी से बात बड़े जंग की तरफ से मैं खेलता हूँ शूटिंग वाले। शाह साहब से 1-2 दफा मुलाकात भी हुई है हमारी, तो हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। हम नेशनल इवेंट होता है हमारा हर साल पनवागिल में, तो पनवागिल में वाला कंट्री में होता है रोजाना टूर्नामेंट का, जितनी इवेंट हमारी शूटिंग बाल की होती है किसी गेम के भी नहीं होते, तो हमें कोई फंडिंग नहीं होती, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं करते। तो शाह साहब ने भी काफी दफा अनाउंस किया है कि मैं जो भी आपके पास लगाए नेट बाल वगैरह वो हर साल के वाइज पे प्रोवाइड करेंगे हम। ये 2-4 महीने पहले भी इन्होंने अनाउंस किया था, हैदराबाद में कोई फंक्शन था, तो लेकिन उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही गवर्नमेंट की। जी शाह साहब, बड़ा आसान जवाब है। 1 मार्च इस साल 1 मार्च को वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हमारे डिपार्टमेंट ने। एक ही दिन में पूरे सिंध में एक ही दिन में
یہ میں نے 2 مہینے پہلے آرڈر پاس کیا تھا دسمبر میں. ایک ہی دن میں 100 شوٹنگ والی بال کورٹس کا ہم نے افتتاح کیا پورے سندھ کے اندر, اور 5 کا تو میں نے خود جا کر کیا, اور ہم نے سب جگہ 4 بالیں بھی دی ہیں, نیٹ بھی دیا ہے, اور ہمارے اسپورٹس آفیسر نے سب کچھ کیا ہے. اور پنو آکل میں جو ایونٹ کراتے ہیں اس کے لیے اگر اپلیکیشن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں دے دیں تو جو بھی ہم اس میں فائنینشیل ہیلپ کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے. لیکن 100 شوٹنگ والی بال کورٹس کا ایک ہی دن میں افتتاح, ایک یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. اور شاکر صاحب کو یقینی طور پر پتا ہوگا, اگر یہ شوٹنگ والی بال کے پلیئر ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 100 شوٹنگ والی بال کورٹس کا ہم نے ایک ہی دن میں افتتاح کیا ہے. اور ہمارے ڈائریکٹر اسپورٹس کو میں نے ہدایت کی کہ بھائی جاؤ اور جا کر دیکھتے رہو کہ ادھر کھیل ہو بھی رہا ہے یا نہیں. اگر ان کو کسی بھی چیز کی کمی ہے تو ہم اس کو پورا کریں گے. جی سر, میری اگر آپ بات پوچھ سکتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا صاحب کو. جی جی سر, یہ ہمارے ڈسٹرکٹ اسپورٹس افسر ہے راجپوت صاحب, جی تو اس سے پہلے آپ کے اسپورٹس سیکرٹری ہوتے تھے شاہد صدیقی صاحب. جی ہاں تو شاہد صدیقی صاحب کے پاس ہم کافی دفعہ گئے اپنی مطلب گروپ کی شکل میں. بھائی آپ میرے پاس آ جائیں نا, جی آپ میرے پاس آ جائیں, آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے. آپ آ جائیں کسی بھی دن فہیم صاحب سے اپوائنٹمنٹ لے کر, ہمارے اسٹاف آفیسر ہیں. ٹھیک ہے سر. جی ہاں جی, مہربانی شاکر بلو صاحب. اچھا, یہاں پر ایک یہ بھی کوشچن مطلب سامنے آ رہا ہے کہ مقامی سطح پر مختلف ٹیموں کی طرف سے ٹورنامنٹ لگائے جاتے ہیں, جیسے کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی ایک بات کہی, تو ان کو حکومت کی طرف سے فنڈنگ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ تقریباً روزانہ 5-10 اپلیکیشن ڈیلی آتی ہیں. کوئی کہتا ہے ہمیں 1 لاکھ دے دو, کوئی کہتا ہے 3 لاکھ دے دو, کوئی کہتا ہے 8 لاکھ روپے دے دو, تو کہ ہم جو یہ ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں. اور آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس میں سے کتنا پیسہ صحیح استعمال ہوگا اور کتنا پیسہ کدھر استعمال ہوگا. تو جتنی بھی اپلیکیشن آتی ہیں ہم اس کو کیئرفلی اسٹڈی کرتے ہیں. ان میں سے جو جینوئن ہمیں نظر آتے ہیں ان کو ہم ضرور ہیلپ کر دیتے ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں جی 3 لاکھ چاہیے, تو اگر ہم 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں تو ہم ان کو دیتے ہیں, کیونکہ فنڈز ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. ہاں, تو پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے ان کو ہیلپ کریں, اور کرتے ہیں ہم لوگ ہیلپ. اور بہت سارے جو پرائیویٹ کلبز والے آرگنائز کرتے ہیں وہ مختلف ایونٹس, ان کو ہم مالی امداد کرتے رہتے ہیں. اچھا, اسپورٹس گراؤنڈس کی ہم اگر بات کریں کہ وہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ مطلب بہت سارے شہروں میں سندھ اور کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اسپورٹس گراؤنڈز میں وہ اپروپریٹ یا پراپر طریقے سے ہم نظر نہیں آتے. وہاں پر یا تو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں یا تو کہیں نہ کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ جی دیکھیں, یہ شادیاں اور پروگرام تو تقریباً ہم نے ختم کرا دیے سندھ کے اسپورٹس گراؤنڈ پر. اب یہ صورتحال اتنی زیادہ نہیں ہے, ہوگی کہیں اندرون سندھ کہیں پر, لیکن ڈیولپ ہم نے کیے کئی گراؤنڈس. مثال کے طور پر دادو میں نے وہاں پر ایک اسپورٹس کمپلیکس بنایا ہے جہاں پر ہاکی, فٹ بال, باسکٹ بال, ٹینس, شوٹنگ والی بال سب ہو رہی ہے. اور یہ پیر مظہر الحق صاحب میرے ساتھ گئے تھے, ہمارے آنریبل ایجوکیشن منسٹر, اور اس کا نام میں نے رکھا ہے پیر الہی بخش اسپورٹس کمپلیکس. اور وہ ماشاءاللہ خوب چل رہا ہے دادو میں, پراپر ہم نے ایک اسپورٹس کمپلیکس بنایا. اسی طرح پورے سندھ کے اندر جگہ جگہ لاڑکانہ میں کھوڑا گراؤنڈ ہے جہاں پر ہم ہاکی کا ایسٹرو ٹرف لے کر آئے, جو ہالینڈ سے امپورٹ کیا گیا ہے اور وہاں پہنچ چکا ہے. اب اس کو صرف لگنا باقی ہے, آخری سٹیج پر ہے کہ اس کو لگا دیں گے. اب لاڑکانہ کو اور ایسٹرو ٹرف کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہاں پر کوئی لگائے گا, لیکن میں نے وہاں پر پرومس کیا تھا کہ میں یہاں ایسٹرو ٹرف لگاؤں گا. اس کے لیے 3 سال محنت کرنا پڑی, لیکن اللہ کر کے وہ آ گیا, ہالینڈ سے امپورٹ ہو گیا اور وہاں پہنچ گیا لاڑکانہ میں لگایا جا رہا ہے. اسی طرح سکھر میں ایسٹرو ٹرف پہنچ چکا ہے, صرف اس کی لیئنگ باقی ہے, اور اس کا جو سول ورک ہے, بلڈنگ وغیرہ, وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو 4 سال میں اتنا زیادہ کام ہوا, اور اس طرح کے بہت سارے ہم نے پروجیکٹس ہیں جو 80-90% کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی ہمارا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اور ہم یہ کوئی اسٹیڈیم یا اسپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے اگر مثال دے رہا ہوں کہ سپوز کہ 10 ملین ہے, تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ 10 ملین فائنانس ڈپارٹمنٹ والے ایک ساتھ ہم کو نہیں دیتے, وہ 2 کے دیتے ہیں ہر سال. 2 ملین, پھر 2 ملین, پھر, تو اس سے کام میں بڑی ڈیلے ہوتی ہے, رکاوٹ ہوتی ہے. تو میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی اور فائنانس منسٹر صاحب سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ پیسے ہم کو ذرا جلدی دے دیے جائیں اور پورے دے دیے جائیں تاکہ ہم پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو پیسے ملتے ہیں وہ ہم یوٹیلائز کر لیتے ہیں, ہم بیٹھے رہتے ہیں اس کے بعد کہ بھائی جب اگلی گرانٹ آئے گی تو اگلی دفعہ ملیں گے پیسے. تو پیسے اگر شروع میں مل جائے نا تو پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے. یہ قسطوں میں ملتے ہیں پیسے, قسطوں میں ملنے سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس وقت تک تو پورا سیٹ اپ ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے, بات ہو تو گورنمنٹ ہی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. تو پیسے جبکہ ایلوکیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں
تو میں نے فائنانس منسٹر صاحب سے ایک درخواست بھی کی ہے, مراد علی شاہ صاحب سے, کہ بھائی اب ہم کو پیسے دینا تو ہیں, آپ نے بک کے اندر آ گئے, بجٹ بک میں آ گیا کہ یہ پیسے اگر آپ ہمیں یکمشت دے دیں تو کم سے کم انسٹالمنٹ میں نہ دیں تو ہم اسکیم کو کمپلیٹ کر دیں. اور اس طرح سے ہماری بہت ساری اسکیمیں ایسی ہیں جو کہ جن کو ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اس کے علاوہ شاید ایک آدھی ڈپارٹمنٹ کوئی اور ہوگا کہ ہم نے پچھلے تمام سالوں میں جو بھی ہمیں پیسے دیے گئے 100% اس کو یوٹیلائز کیا ہے, 100%. باقی ڈپارٹمنٹ میں جا کر دیکھیں تو کسی کے 50% پیسے استعمال ہوئے, کسی کے 60 ہوئے, کسی کے 25% پیسے استعمال ہوئے, اور 100%, اور باقی کے پیسے لیپس ہو گئے. اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے, پر ناظرین وقت تک شارٹ بریک, اسٹے ٹیون. 15 रुपए में छा मिलेंदो. कनौर जाम मजेदार नूडल्स. कुकुड़ है चटपटा फ्लेवर. कनौर नूडल्स हाने 15 रुपए जे पैक में थे. वेलकम बैक नाज़रीन. पानी गुफ्तगू जे सिलसिले के वधाइण से मोहम्मद अली शाह साहब स्टूडियोज़ में मौजूद आहिनि. ब्रेक ते वञण खां पहिरीं असां स्पोर्ट्स ग्राउंड जी ॻाल्हि कई त हिन वक़्तु हिननि खां पुछंदमि, शाह साहब सखर हैदराबाद मीरपुर खास नवाबशाह में स्टेडियम तो मौजूद हैं और अब लड़का ने भी स्टेडियम बनाने के हवाले से जैसे आपने थोड़ी सी हमें बात की, उसके बावजूद भी मतलब टूर्नामेंट और जो मैचेस हैं वहाँ पर अभी तक इतनी नहीं खेली गई. क्यों? इसलिए कि ज्यादातर स्टेडियम जो है ना वो नियर कंप्लीशन पर थे. अभी जैसे दादू में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी कंप्लीट हुआ है तो वहाँ पर हमने मैचेस और टूर्नामेंट शुरू कराए हैं. तो इस तरह से अब लाड़काना में एस्ट्रोटर्फ पहुँच गया है, मैंने बताया, अब लग जाएगा तो टूर्नामेंट शुरू हो जाएंगे. लेकिन हैदराबाद वगैरह में और सक्कर में सब जगह हम टूर्नामेंट कराते हैं. अभी हमने रिसेंटली माइनॉरिटीज का टूर्नामेंट कराया था. जो हमारे माइनॉरिटीज है ना, चाहे हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो सिख लोग हैं, इन लोगों के लिए हमने अकलियती लोगों के लिए एक टूर्नामेंट पहली दफा हुआ जो सक्खर में पिछले साल हमने कराया था. तो इस तरह हम कोशिश करते हैं टूर्नामेंट्स जहाँ जहाँ हो सकते हैं कराते रहें. और पूरे सिंध में होते रहते हैं टूर्नामेंट्स हमारे मुख्तलिफ जगहों पर, खासतौर से जो जिन जगहों पर स्टेडियम या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो वहाँ पर हम कुछ न कुछ कराते रहते हैं. इंडोर टूर्नामेंट भी कराते हैं. सक्खर में टेबल टेनिस टूर्नामेंट कराया, हैदराबाद में कराया. तो हम लोग कोशिश करते हैं. अच्छा शाह साहब, सिंध गेम्स का क्रेडिट डेफिनेटली इस वक्त आपके ऊपर जाता है क्योंकि 4 दफा आप करवा चुके हैं. तो इस वक्त ऐसे कोई और प्रोग्राम्स आपके लाइन में मौजूद हैं? जी हाँ, अभी मैं चाइना गया हुआ था एशियन बीच गेम्स वहाँ पर देखने के लिए, और मैं पिछले हफ्ते वापस आया हूँ वहाँ से. और हमारा प्रोग्राम ये कि कराची में जो बीच है इसके ऊपर बीच गेम्स कराए. तो पहले नेशनल बीच गेम्स कराएंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम ये कि एशियन बीच गेम भी यहाँ पर करेंगे. इसके लिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा जो कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है. मैं देख कर आया हूँ चाइना में, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि यहाँ पर कुछ गेम्स होते हैं बीच गेम में, सारे गेम्स तो नहीं होते, लेकिन जिस तरह के बीच कबड्डी है, बीच वॉलीबॉल है, बीच हैंडबॉल है, ये कुछ खेल ऐसे हैं जो कि, और फुटबॉल है बीच पर, तो ये बड़े अच्छा एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और पब्लिक भी आती है, खुश होती है, लोग आवाम आकर देखते हैं. और मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा महंगा काम भी नहीं है, ये इसके एक्सपेंसेस जो है खर्चा बर्दाश्त किया जा सकता है. तो बीच गेम्स हम यहाँ पर कराने वाले हैं. अभी कराची में आजकल आपने देखा होगा कराची गेम्स हमारे चल रहे हैं, तो मुख्तलिफ इवेंट हमारी कोशिश होती है कि कराते रहें. और इस दफ़ा जो सिंध गेम्स मैंने अनाउंस किए नेक्स्ट, वो हैदराबाद में हम करा रहे हैं. तो इस तरह कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती रहती है. लेकिन सिंध गेम जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे सिंध का सबसे अहम गेम है, सबसे बड़ा इवेंट है पूरे साल का. लेकिन अफसोस की बात ये पहले होता ही नहीं था. कभी 6 साल के वक्फे के बाद सिंध गेम हो रहे थे, कभी 4 साल के वक्फे के बाद हो रहे थे, कभी 10 साल के वक्फे के बाद हो रहे थे, लगातार नहीं हो रहे थे. लेकिन पिछले 4 साल में 4 लगातार सिंध गेम्स हुए, लाड़काना, कराची, सक्खर और अभी मीरपुर खास में. जी जैसा क्या बता चुके हैं हवाले से. तो और इंशाल्लाह अब हम कराएंगे हैदराबाद में. तो 5 लगातार सिंध गेम्स हो जाएंगे, 16वां सिंध गेम्स हो जाएगा. तो 12, 13, 14 और 15 ये तो हमने करा दिए. अब 16वां हैदराबाद में अनाउंस. अच्छा शाह साहब, यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल की तरह शूटिंग, वॉलीबॉल भी मुल्क में ज्यादातर खेले जाने वाला गेम है, लेकिन इसको बैनुल-अक़वामी सतह पर इतना मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, नहीं किया जाता. जी हाँ, वो वॉलीबॉल के नाम से तो ये ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन शूटिंग वॉलीबॉल तरह थोड़ा सा मुख्तलिफ खेल है. इसकी गेंद भी जरा थोड़ी, बॉल जो होती है इसकी थोड़ी डिफरेंट होती है वॉलीबॉल से. तो और इसके रूल्स रेगुलेशन भी डिफरेंट है. ये अभी इंटरनेशनल लेवल पर इतना है नहीं अभी, और ये ओलंपिक गेम भी नहीं है, नॉन ओलंपिक गेम है. क्योंकि गेम्स 2 तरह के होते हैं, एक ओलंपिक गेम्स होते हैं, एक नॉन ओलंपिक गेम्स होते हैं. इस तरह हमारा ट्रेडिशनल गेम जो सिंध के
ये नॉन ओलंपिक गेम्स हैं। गदा गाड़ी रेस नॉन ओलंपिक गेम है, तो कोशिश ये होती है हमारी कि ओलंपिक गेम्स को ज़्यादा फ़रोग दें, लेकिन एट द सेम टाइम जो नॉन ओलंपिक गेम्स हैं उस पर भी हम खुसूसी तवज्जो रखते हैं। और उसके लिए हमने स्टाफ भी को भी बताया हुआ है अपने डिपार्टमेंट के कि आपने ट्रेडिशनल गेम्स कराने हैं, आपने गदा गाड़ी रेस करानी है, और सबको हम टाइम टेबल बना कर देते हैं। कैलेंडर होता है हमारा, स्पोर्ट्स कैलेंडर ऑफ द ईयर, वो पूरे साल का हम उनको बताते हैं अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर को कि 23 डिस्ट्रिक्ट में आपने क्या क्या करना है। अच्छा अशराफ साहब, जैसा कि आपने बताया कि स्पोर्ट्स आपकी मिनिस्ट्री में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं उस हवाले से एक क्वेश्चन आपसे करूंगी कि हमारे पास स्टेडियम्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बाहर की टीमें नहीं आती बिकॉज कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर जो एक इमेज आ रहा है पाकिस्तान का, वो कैसे हम लोग खत्म करके वो मतलब वेलकम कर सकते हैं हम उनको? देखिए, ऐसा हुआ था कि 2008 में आपको पता है कि श्रीलंका की टीम यहाँ आई थी पाकिस्तान। उससे पहले सारी टीमें आती थी पाकिस्तान, इंग्लैंड भी आती थी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारी टीमें यहाँ आती थी। 2008 में जब श्रीलंका की टीम यहाँ दौरा कर रही थी तो उन्होंने एक टेस्ट मैच कराची में खेला था 5 रोजा, और 2 वनडे इंटरनेशनल भी खेले थे 21 और 22 फरवरी को। और उसके बाद अच्छा इत्तेफाक की बात है, ये इस टेस्ट मैच और दोनों वनडे इंटरनेशनल जो नेशनल स्टेडियम कराची में हुए थे, इसका चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने इस तरह से उनको ऑर्गेनाइज किया कि यहाँ पर टेस्ट मैच भी हुआ, दोनों वनडे भी हुए। श्रीलंका की टीम के प्लेयर खुश यहाँ से लाहौर चले गए। लाहौर में उन लोगों ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट सही नहीं किए थे और उस तरह के नहीं किए थे जैसे मैंने कराची में किए थे। नतीजा ये हुआ, उन पर फायरिंग हुई, उनके प्लेयर जख्मी हुए, मरते मरते बचे, उनके प्लेयर्स के बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, उनके जिस्म से गोलियां निकाली गई, और उसके बाद दरवाजे बंद हो गए पाकिस्तान में फॉरेन टीम के, कोई नहीं आता। अब 4 साल हो गए, हमारे खेल के मैदान जो है उजड़ गए, खाली पड़े हुए हैं, इसलिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा हो जाती है, उसको देखने कोई जाता नहीं है। तो मैदान में न पब्लिक होती है, क्राउड होता है, कुछ भी नहीं होता अगर आप देखें जाकर, और कोई मैचेस यहाँ पर नहीं हो रहे। बाहर की टीमें कहती हैं हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि वो तो वहाँ सिक्योरिटी का मसला है, हमारे ऊपर फायरिंग हो जाएगी, हम खेलने जाएंगे तो हम मरने थोड़ी जा रहे हैं। तो कोई नहीं आता। इस सब सूरत हाल को देखते हुए और अपने पर्सनल ताल्लुकात को मैंने जो मेरे प्लेयर्स के साथ हैं उनको फिर मैंने इस्तेमाल किया है, और अब अल्लाह का शुक्र है कि एक वर्ल्ड 11 टीम मैंने तश्कील दी है, जिसमें तकरीबन 14 खिलाड़ी हैं। 6 खिलाड़ी उसमें साउथ अफ्रीका के हैं, 5 खिलाड़ी उसमें वेस्ट इंडीज के हैं, 2 खिलाड़ी उसके अंदर श्रीलंका के हैं, और 1 खिलाड़ी उसमें अफगानिस्तान का है। इस तरह 14 खिलाड़ियों की टीम मैंने बनाई है, जिसमें से 4 खिलाड़ी जो हैं साउथ अफ्रीका के, एंड्रे नेल वगैरह, पॉल एडम्स, ये गोरे हैं, बिल्कुल गोरे खिलाड़ी तो वैसे ही यहाँ नहीं आना चाहते। बहरहाल ये टीम मैंने बना दी है वर्ल्ड 11 की, और ये टीम बिल्कुल तैयार है। इन्होंने साइन भी कर दिए कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ। 10% इनकी जो 10% मैच की जो फीस है वो साइन करते वक्त देना पड़ती है डॉलर्स में, वो भी मैं उनको पे कर चुका हूँ। इनकी रसीदें और इनके साइन किए हुए जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इस वक्त भी मेरी गाड़ी में पड़े हुए हैं। तो बात यह है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमने अप्रोच किया हुआ है कि हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक नेशनल स्टेडियम कराची हमें दे दें और दूसरे पाकिस्तान की टीम दें, क्योंकि इतनी बड़ी टीम बाहर से आ रही है। तो अभी पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ राजी भी नहीं था ये मैचेस कराने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब उन्होंने थोड़ा यू टर्न लिया है और अब वो राजी हो गए कराने के लिए। और 2 दिन पहले जो मेरे पास लेटर आया लाहौर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, इंतखाब आलम साहब का, उन्होंने ये कहा है कि जी आपकी जो वर्ल्ड 11 टीम आ रही है ठीक है आए और मैच कराए, लेकिन हम आपको पाकिस्तान टीम नहीं देंगे, हम पाकिस्तान ए टीम देंगे। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान ए टीम नहीं दें बल्कि पूरी पाकिस्तान टीम दें, ताकि पब्लिक भी आए मैच देखने के लिए। पाकिस्तान ए टीम आएगी तो इतना क्राउड नहीं आएगा। और दूसरी बात यह कि इन टीमों को लाने के लिए और सब तकरीबन 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा है इन प्लेयर्स को लाना, और बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से और वेस्ट इंडीज से यहाँ तक, बड़ा एक्सपेंसिव काम है, 5 स्टार होटल में ठहराना और सब। तो अगर हम पाकिस्तान ए टीम का नाम इसको देंगे तो टेलीविजन की स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, एड्स नहीं मिलेंगे, तो कॉस्ट कवर नहीं होगी। तो इसलिए जरूरी है कि इसको पाकिस्तान टीम से खिलाया जाए। और मेरी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब से लंदन में इत्तेफाक से मुलाकात हो गई थी 2-3 हफ्ते पहले, उनसे मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने कहा था बिल्कुल हम पाकिस्तान टीम आपको देंगे और नेशनल स्टेडियम कराची भी देंगे। और उन्होंने खुद सजेस्ट किया था कि श्रीलंका से पाकिस्तान की टीम वापस आ जाए, उसके बाद ये 2 मैचेस करा लें, क्योंकि आपको पता है सूरत हाल के बांग्लादेश की टीम ने भी आने से यहाँ इनकार कर दिया। बांग्लादेश जैसी लो रेटेड टीम जिसकी कोई मेरी नजर में वो क्लब क्रिकेट की टीम है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, उनके भी इतने
बड़े नखरे हैं कि उन्होंने मना कर दिया हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, जिम्बाब्वे वगैरह कोई आने को तैयार नहीं। इस सूरत हाल में मैं वर्ल्ड 11 लेकर आ रहा हूँ। जो भी वर्ल्ड 11 की आप बात कर रहे हो कि इंशाल्लाह जब वो आएगी पाकिस्तान में और कराची स्टेडियम में जब वो खेलेगी तो उसके बाद में डेफिनेटली इम्पैक्ट एक बेहतरीन देखिए ना, जब ये मैचेस हो जाएंगे वर्ल्ड 11 के तो इसको तो पूरी दुनिया देख रही होगी टेलीविजन की वजह से, और इसको आईसीसी भी देख रहा होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इससे क्या होगा कि बाकी जो प्लेयर्स हैं पूरी दुनिया के मुख्तलिफ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वो सारे प्लेयर्स जो है ना वो कहेंगे अच्छा पाकिस्तान में वर्ल्ड 11 के मैच हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम भी पाकिस्तान जाएंगे। तो हमारी सॉफ्ट इमेज भी अच्छी होगी और बाहर के मुल्कों की टीमें पाकिस्तान। मोहम्मद अली शाह साहब, इस वक्त प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और मैं आखिर में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि बिल्कुल स्पेसिफिक बताइएगा कि आप स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन के हवाले से क्या ठोस इकदाम अभी कर रहे हैं? बिल्कुल स्पेसिफिक। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हम बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि स्पोर्ट्स के इवेंट्स करा रहे हैं, असल चीज तो खेल कराएं ताकि आवाम भी देखें, प्लेयर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो। तो हम स्पोर्ट्समैन के लिए हम और स्पोर्ट्स के लिए हम खेल भी करवा रहे हैं और इंडोर और आउटडोर कॉम्प्लेक्सेस भी बना रहे हैं ताकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज होंगी तभी तो प्लेयर खेलेंगे आकर। तो इन दो चीजों पर हमारा फोकस है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली शाह साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, अजो के सानी प्रोग्राम में सूबाई रांदन जा वजीर हुआ मोहम्मद अली शाह साहब ऐं मुआशरे जी तरक्की लाइ उन जी वाद वेझ लाइ रांदन जो हिकिड़ो अहम किरदारु आहे। उन ते असां प्रोग्राम कयोसीं। फीडबैक जो रहंदो इंतज़ारु। अल्लाह निगहबान।